सभागार में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, शिक्षक, छात्र छात्राओं, आज के दिन जब हम यहां आपके इस विश्वविद्यालय में आए और जो मुझे देखने का अवसर मिला, तो मुझे एक प्रसन्नता और एक अलग प्रकार की अनुभूति हुई, क्योंकि आपके विश्वविद्यालय में देखा भिन्न भिन्न स्थानों पर भारत के इतिहास में, भारत के संघर्ष में योगदान करने वाले अनेक महानुभावों को, जिन्होंने समय समय पर इस राष्ट्र के लिए अपनी आहुति दी, जिस ढंग से चिन्हों को अंकित किया गया है वो अपने आप में बहुत प्रेरणादायी नजर आता है। आज एक और बात भी है कि हम मेरठ की धरती पर हैं, जहां से 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर का उद्घोष हुआ था। और आज संयोग की बात यह है कि आज 12 अगस्त है। शायद आप में से बहुत से लोगों को पता हो कि इस दिन इंटरनेशनल यूथ डे होता है। और यहां युवाओं के मध्य यदि आप इंटरनेशनल यूथ डे पे हैं तो एक अलग उमंग अनुभव होती है, और विशेषकर तब जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, परसों 2 दिन बाद 15 अगस्त आएगा, 75 वर्ष स्वतंत्रता के पूर्ण हो गए हैं। अगले 25 वर्ष, यानी जब 75 वर्ष से हम शताब्दी मनाएंगे, इसको प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल कहा है और इसके लिए कुछ लक्ष्य रखे हैं। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आज का जो युवा है, यही तो 25 वर्ष के बाद महत्वपूर्ण स्थानों पर बैठकर देश में अपनी भूमिका निभा रहा होगा। हम लोग तो तब तक बुजुर्ग हो चुके होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो अमृत काल का आह्वान है वो आज के युवा के लिए ही है। और उस आह्वान में क्या था, अगर आप याद करें, 15 अगस्त 2022 पिछले वर्ष जब हमारे 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट हुए, तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? 5 संकल्प अमृत काल के। नंबर 1, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना है। और नंबर 2, गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। नंबर 3, अपनी विरासत पर हमको गर्व करना है। और नंबर 4, इस सब के लिए हम सबको प्रयत्न करना है। और नंबर 5, वह प्रयत्न, कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है, इन आइसोलेशन नहीं, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है। और यदि ये पांचों हम करेंगे तो मेरा विचार है कि जब ये युवा पीढ़ी मध्य आयु में पहुंचेगी तो भारत को उस रूप में देखेगी जो भारत का वास्तविक भवितव्य है। और मैंने अभी जो भिन्न भिन्न आपके विश्वविद्यालय के भ्रमण के दौरान देखा, कई युद्धों का वर्णन था, कई संघर्षों का वर्णन था। विनोद अग्निहोत्री जी ने भी अभी कहा कि एक उसमें और संघर्ष जोड़ना चाहिए। अब यहां पे मैं कहना चाहूंगा, यदि प्रधानमंत्री जी ने जो सेकंड पॉइंट कहा है ना, गुलामी की मानसिकता से अपने को मुक्त करना है, तो जब भारत के संघर्ष और युद्ध का इतिहास देखते हैं तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो हमारे दिमाग में भरा हुआ है। वो जानते क्या है? अरे तो आप तो साहब गुलाम रहे, इतने अच्छे थे तो गुलाम क्यों रहे? ठीक है साहब, मान लिया हम गुलाम रहे, तो सारी बुराइयों का जड़ आपके अंदर है। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में कल्पना कर सकते हैं जो कहा जाए कि आप 1200 साल गुलाम रहे, फिर भी आज समाज में जो बुराइयां हैं उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। यानी जब निर्णय लेने की क्षमता ही हमारे पास नहीं है, फिर भी सारी बुराइयां हमारी वजह से हैं। यह होता है कुतर्क का माया जाल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं विलिफिकेशन ऑफ द विक्टिम। प्रताड़ित को ही दोषी सिद्ध कर दो। या तो यह कहो कि हम गुलाम नहीं रहे, पूर्णता गुलाम हमें कोई नहीं बना पाया। नहीं, वो तो नहीं कहना है। उससे तो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सेंस ऑफ प्राइड आ जाएगा। तो यह भी कहना है कि आप तो गुलाम रहे। अच्छा, अगर हम गुलाम रहे तो हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं थी, तो फिर तुम सारी चीजों का दोष हमको कैसे दे सकते हो? जैसा अभी सुबुही ने कहा ना, वर्ग, जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय, ये सब का जो, और उसका हमेशा एक निगेटिव कॉन्नोटेशन, नहीं वो तो आपने किया था। इससे ज्यादा डायलेक्टिक कॉन्फ्लिक्ट का लॉजिक नहीं हो सकता जो हमारे दिमागों में, जिसका सूत्रपात अंग्रेजों ने किया था 150 पौने 200 साल पहले, और आजादी के बाद वो बढ़ता ही चला गया। विशेष विचारधारा के प्रभाव के चलते हुए हमारे दिमागों में बैठाया गया। हमें उससे मुक्त होने की
कैसे, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। भारत के ऊपर डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में जो पहला विदेशी आक्रमण माना जाता है वो अलेक्जेंडर का माना जाता है। वैसे एक मजेदार बात जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, अलेक्जेंडर के अटैक का भारत के इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है। सारा का सारा ग्रीक हिस्टोरियंस ने, टॉलमी और इन सब ने उल्लेख किया है। और पोरस नाम के राजा का भी भारत के इतिहास में कोई उल्लेख नहीं। इसका अर्थ यह हुआ हमारे लिए वो इतनी छोटी सी घटना थी, आया कोई, हार के चला गया। दिस वॉज नॉट वर्थ मेंशनिंग इन द हिस्ट्री। अच्छा, तीसरा, आप मतलब ये मैं ऐसे 2-3 पॉइंट बता रहा हूं जिसपे कि आपको कोई इतिहास का जानकार होने की जरूरत नहीं है। साहब दुनिया जीतने के लिए आया था, आज तक दुनिया में कोई उदाहरण बताइए कि फौज जीतने के बाद वापस चली गई। ये तो सब मानते हैं ना कि वापस चला गया, ऐसा कभी हुआ है क्या? अच्छा, जब वापस जा रही थी तो कहा जाता है कि जो ट्राइबल्स थे, कठ, मल्ल, अदरक, यानी आज का जो खैबर पख्तूनवा और पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का इलाका है, उन्होंने उस पर अटैक कर दिया। अच्छा, बड़ी लॉजिकल सी बात है, विश्व विजयी सेना के ऊपर ट्राइबल्स ने अटैक कर दिया। अच्छा, फिर यह भी कहा जाता है और उस अटैक में वो घायल हो गया। अच्छा, मतलब वो उस सेना के अंदर उस कोर तक पहुंच गए जहां राजा था और उसको हरा भी दी, मतलब उसको घायल कर दिया और रास्ते में उसकी डेथ हो गई। कितनी सुंदर कहानी है। अब अगर फैक्ट देखिए, और उसने पोरस को बंदी बनाया और फिर पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, वही जैसा एक राजा दूसरे के साथ करता है, और इतना प्रभावित हो गया कि उसने छोड़ दिया। वाह, कितनी सुंदर कहानी है। अब आप यथार्थ सोचिए, ये तो सिर्फ लॉजिक है, मैं वो सब नहीं जा रहा हूं कि युद्ध हुआ और उन्होंने हाथी देखे नहीं थे, और जिस ढंग से हाथियों का जो वर्णन किया हुआ है कि वो, जब आप सोचिए कि पूरी तरीके से कवच वाले हाथी, लाइक ए मॉडर्न पैटर्न टैंक, उन्होंने जिंदगी में हाथी देखे नहीं तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि इनसे लड़ाई कैसे। खैर वो सब छोड़िए, अब एक लॉजिकल सोचिए, वो आया होगा, हार गया होगा, बंदी बनाया गया होगा। ये तो भारत की परंपरा है ना कि छोड़ दिया। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कई बार छोड़ा, अलेक्जेंडर ने तो मैसिडोनिया से पर्शिया तक जिसको जीता सर काट दिया। तो बात लॉजिकल नहीं लगती है कि अलेक्जेंडर ने छोड़ दिया होगा, बात यह लॉजिकल लगती है कि हमने छोड़ दिया होगा। अच्छा, हारी हुई सेना पीछे जाती है, यह लॉजिकल है। हारी हुई सेना पे कोई अटैक भी कर सकता है, यह भी लॉजिकल है। अब रास्ते में वो राजा मर गया। अब आप सोचिए, कोई सेना निकली अपने देश से कि हम दुनिया जीतेंगे, और उसके बाद वो राजा हार भी गया, घायल भी हो गया, और लौटते समय अलेक्जेंड्रिया में डेथ हो गई। अब वो सेना घर में जाके क्या कहानी सुनाती है? ये वो तो कुछ कहानी गढ़नी थी ना, तो उन्होंने गढ़ी। अब देखिए, जो लोग इस थ्योरी को ना भी माने, जो ये कहें कि अलेक्जेंडर जीत गया था, वो भी क्या कहते हैं, वो आगे इसलिए नहीं बढ़ा कि महापद्म नंद की सेना इतनी शक्तिशाली थी। कहा जाता है कि पोरस के पास 200 हाथी थे, महापद्म नंद की सेना में कहा जाता 20,000 हाथी थे। कितने लाख की सेना थी, 60,000 घुड़सवार थे, कि वो लोग घबरा गए कि साहब इतनी बड़ी सेना से हम आगे नहीं आएंगे। इसका मतलब जो लोग थ्योरी एक्स को माने या थ्योरी वाई, हमारी बात से सहमत, वो दोनों इस बात पर सहमत हैं कि वो पीछे हट गया। और कहावत क्या बताई जाती है, जो जीता वही सिकंदर, और फैक्चुअल क्या है, जो भागा वही सिकंदर। तो कहावत क्या होनी चाहिए, जो भागा वही सिकंदर। मगर देखिए हमारे दिमागों में कैसा भरा हुआ है कि जो जीता वही सिकंदर। फिर आप आइए, उसके बाद सेल्यूकस निकोटर को हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और मैं एक और बात कह दूं, महापद्मनंद की इतनी बड़ी सेना, और वो टेक्निकली उस कास्ट या कम्युनिटी के थे जो आज ओबीसी में आती है। अब आइए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया, उसके बाद डिमिट्रियस, मेनेंडर, इनको पुष्यमित्र शुंग ने हराया। उसके बाद किसी ग्रीक की हिम्मत ही नहीं हुई, उसके बाद कई सौ साल तक कभी कोई ग्रीक भारत पे नहीं आया। फिर आइए हूण, अटीला हूण पूरे यूरोप को तबाह कर दिया, और यहां आने के बाद समुद्रगुप्त ने ऐसी धुनाई की उनकी कि प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है, हूणैर्यस्य समागतस्य समरे दौरेभान धरा कंपिता, यानी धरती हिलने लगी जिस ढंग से हूणों के ऊपर समुद्रगुप्त की सेना ने हराया। शक पूरे सेंट्रल एशिया को तबाह कर दिया।
यहां पे आके विक्रमादित्य ने हराया। जो शक संवत भारत का राजकीय संवत है वो शकारी विक्रमादित्य के नाम पर है, क्योंकि उन्होंने शकों को हराया था। अब आप आइए, उसके बाद ग्रीक, हुण, शक, यमन सबको हराया। मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट अरब इन्वेडर आया। बप्पा रावल ने उन लोगों को मारकर अफगानिस्तान से लेकर टर्की तक खदेड़ दिया। उसके बाद कोई अरब इन्वेडर नहीं आया 8th 9th सेंचुरी में। अब आइए साहब, देखिए भारत का फैक्ट क्या और दिमाग में क्या भरा हुआ है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। 10th सेंचुरी में मोहम्मद गोरी आया, 24-25 बार हराया। आपको एक ऑन द लाइटर नोट कहना चाहूंगा, एक बहुत पुरानी पिक्चर थी, हम लोग की स्टूडेंट लाइफ की पिक्चर है, सौदागर, जिसमें दिलीप कुमार और राजकुमार है। और राजकुमार के डायलॉग बड़े फेमस होते थे, तो उसमें दोनों में दुश्मनी दिखाई गई है। और राजकुमार बड़े हैं, वो हेलीकॉप्टर से चलते हैं, पैसे वाले व्यक्ति हैं, बड़े व्यक्ति हैं, और दिलीप कुमार जो हैं गांव के हैं। तो बाई चांस राजकुमार के हेलीकॉप्टर को लैंड करना पड़ जाता है दिलीप कुमार के एरिया में, और दोनों में दुश्मनी है। तो जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड करता है, दिलीप कुमार के लोग घेर लेते हैं उनको। राजकुमार बाहर निकलते हैं, तभी दिखाया गया एक सांप आता है। जैसे ही सांप उनकी तरफ बढ़ता है तो दिलीप कुमार उसको गोली मार देते हैं। फिर क्या कहते हैं, यह मत समझना कि मैंने इसलिए गोली मारी कि मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता था, तो मैंने गोली इसलिए मारी कि मैं अपनी आंखों के सामने किसी और को तुम्हारी जान लेते नहीं देखना चाहता था। यह फिल्मी डायलॉग है ना, लोग सोचते हैं ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, पर आपको बताना चाहता हूं, अल बरूनी के साथ आए हुए इतिहासकार, उसका मैं नाम भूल रहा हूं, उत्बी था या कोई और था, उसने लिखा है कि आज का जो पेशावर का इलाका है पाकिस्तान पे, उसमें पाल नरेश धर्मपाल का शासन था। और वो जब वापस गया है और धर्मपाल से बच के वो हारने के बाद भागा है, तो उसको सेंट्रल एशिया के एक किंग ने, वो भी मुस्लिम था, उसने दो तरफ से घेर लिया। और ये लगा कि महमूद गजनवी को लगा कि मैं मार दिया जाऊंगा, तो वो धर्मपाल से मदद मांगता है, और धर्मपाल उसको 5,000 घुड़सवार और 10-15 हजार सैनिक भेजता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, उसके इतिहासकार ने लिखा है कि धर्मपाल उस चिट्ठी के साथ क्या लिख के भेजता है, ये मत समझना कि मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी फौज भेज रहा हूं, ये मैं फौज इसलिए भेज रहा हूं कि तुम्हारी जान मैं ही लूंगा, कोई दूसरा तुम्हें नहीं मारेगा, इसलिए मैं फौज भेज रहा हूं। तो आप ये समझिए, ये जो फिल्म में कहते थे, ये हमारे यहां ये वीरता की पराकाष्ठा थी, परंतु उसके साथ साथ एक धर्म भी था। कितना इतिहास पढ़ाया जाता है, 712 मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आता है, 1025 सोमनाथ, 300 साल का इतिहास कहां है भाई? सिंध से गुजरात आने में 300 साल, वो कहां चला गई हिस्ट्री? 1025 सोमनाथ, 1192 दिल्ली जीते, पौने 200 साल का संघर्ष कहां है भाई? 1192 जीतने के बाद बाबर ने आकर जब राम जन्मभूमि ढहाई तो 1527, वो 350 साल का इतिहास कहां है भाई? वो संघर्ष के साथ आने का जो इतिहास, ये भारत के गौरव का इतिहास था। और मोहम्मद गोरी को, अब वेस्टर्न हिस्टोरियन 1 या 2 बार मानते हैं, हमारे यहां माना जाता है 18 बार हराया। जैसे ही उसने माफी मांग ली, पीठ कर ली, तो पीछे जाते हुए व्यक्ति के ऊपर अटैक नहीं किया। ये थी हमारे अंदर की क्षमता।